हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया शानदार है। तो कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? एसएससी रीजन वाला क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जिसने भी पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के सबसे पहले देखो, देन आफ्टर ये वीडियो वॉच करना। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 2 बीएसटी का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एसएससी एंड रीजन क्वेश्चन डील करने का। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 2। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले थे? चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यानी चैप्टर नंबर जो सेकंड है बीएसटी का, उसका असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का हो चुका है। जिसने भी वीडियो नहीं दिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप प्लीज जाकर के वो से वॉच कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगे, अपलोड होंगे, और एवरी डे हर एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे असर्शन रीजन का। तो वो चैप्टर्स वाइज असर्शन रीजन क्वेश्चन करने से पहले आप उस चैप्टर को पढ़ के आओ, देन आफ्टर वीडियो देखना तो ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डायरेक्शन में क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन लॉजिकली फॉलोज। कि कौन सा ऑप्शन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। और आप लोग बहुत अच्छे तरह से ऑप्शंस के साथ खेलना सीख गए हो कि ऑप्शन ए में रहता है कि दोनों असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी में रहता है दोनों असर्शन रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन रहता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी असर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में रहता है कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? असर्शन में लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट यूज्ड एज अ टेलर मेड टूल्स एंड हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट होता है, यानी ये ट्रू है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल डायनेमिक है। रीजंस क्या लिखता है? रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। और रियल बिजनेस सिचुएशन जो होता है, जो रियली बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उसका भी सिचुएशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा डायनामिक होता है, यानी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये भी ट्रू है। अब रिलेट कर रहा है रीजन को असर्शन के साथ, यानी इसमें भी सर बात किया जा रहा है कि डायनामिक है और इसमें भी बात किया गया डायनामिक है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का? मोशन स्टडी हेल्प्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जो मोशन स्टडी है, यानी वर्क स्टडी टेक्निक जो है, उसके अंदर में मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सब आता है। तो जो मोशन स्टडी है वो एफिशिएंसी वर्कर का इंप्रूव करने के लिए काम करता है। ट्रू है जी। रीजन क्या कहता है? इट एलिमिनेट्स वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट मोशंस बाय द वर्कर एंड मशीन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। यानी जो मोशन स्टडी है वो क्या करता है? इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करता है, वर्कर्स का भी और मशीन्स का भी, ताकि जो काम हो वो अच्छा तरीका से हो। यानी ये भी सही है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। क्योंकि सर असर्शन में भी मोशन स्टडी का बात किया गया और यहाँ पे सर पहले ही इट लिख दिया है, यानी इट मतलब किसको डिनोट कर रहा है? मोशन स्टडी को ही। ठीक है, चलो। थर्ड में क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरियल इन नेचर। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली बिहेवियरियल होता है, यानी ये पक्का है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको चेंज करेंगे, ये ट्रू है, पक्का ट्रू है। रीजन क्या कहता है? पढ़। एज ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर। ह्यूमन का बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना बड़ा मुश्किल होता है ह्यूमन का बिहेवियर को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट एम टू इन्फ्लुएंस सच अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। अरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे लिखता है डू नॉट, यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? फॉल्स है। यानी अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए ही बना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसको ताकि समझ पाए, और वो बोलता है डू नॉट, तो डू नॉट नहीं, होना चाहिए। असर्शन क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 4 का? गैंग बॉस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसका एक पार्ट है क्या? गैंग बॉस। जैसे एक होता है प्लानिंग इंचार्ज और एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर में, तो उसका जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसका एक पार्ट है क्या? गैंग बॉस। अब देखिए ट्रू है, पक्का ट्रू है। ठीक है,
अब रीजन क्या कहता है, गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर ऑपरेशन। जो गैंग बॉस है वो टूल्स और मशीन्स को रेडी करता है ऑपरेशन के लिए, वर्क करने के लिए। हाँ ये भी ट्रू है, गैंग बॉस का यही काम ही है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये दोनों ट्रू है, और ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का, क्योंकि सर एसर्शन में भी गैंग बॉस का बात किया गया है और रीजन में भी गैंग बॉस का ही बात किया गया है। चलो यहां तक तो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। एसर्शन में क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक एंड एब्सोल्यूट मैनर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो स्टैटिस्टिक और एब्सोल्यूट मैनर में इस्तेमाल होता है, नहीं होता है एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट केस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल कभी अप्लाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो चेंजेस आता है ना उस चीज को एडप्ट करने के लिए होता है। और आप बोल रहे हैं कि कोई एब्सोल्यूट है, कोई चीज फिक्स है, उसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, नहीं, ये पहला ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर पहला स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट के तरफ मूव मत करो। क्या बोले, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट की तरफ मूव मत करो, क्योंकि नेक्स्ट वाला पक्का सही है। क्योंकि जो देखो यहाँ पे अब क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़ो, दे डील विथ अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। सही बात है सर, ह्यूमन बिहेवियर जो अनप्रेडिक्टेबल है, हमको पता नहीं है कि कौन सा ह्यूमन किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, उसके लिए वो बात करता है कौन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये सही है, ये फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 में क्या है देखो, फटीग स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर। जो फटीग स्टडी है वो इंपॉर्टेंट है ताकि वर्कर्स का जो एफिशिएंसी लेवल है वो मेंटेन होकर चले। क्योंकि फटीग स्टडी क्या होता है, कोई भी दो काम के बीच में हमको एक गैप चाहिए ताकि हम क्या करें, अपना जो स्टेमिना है उसको रिगेन कर सके दूसरे काम के लिए, यानी ये तो ट्रू है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर टू रिगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना। जो स्टेमिना लॉस्ट हो गया है वो जो इंटरवल है उसको गेन करने के लिए काम करता है, यानी ये भी ट्रू है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 में क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो भी हम लोग एक्शंस लेते हैं उसमें क्या रिजल्ट निकलने वाला है इस चीज का फोकस करता है। ये ट्रू है सर, वही काम करता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। रीजन क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी सही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्शन का। क्यों सर, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करेगा तभी ना सर वो प्रिडिक्ट कर सकता है। समझ गया ना, जब अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ बात करेगा तभी जाकर के वो प्रिडिक्ट कर सकेगा फ्यूचर सिचुएशन को। 8 में क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये किसका एक्सटेंशन है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का, ठीक है। और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ही है। अब देख, तो 7 का ए हो गया, ठीक है। तो 8 में ये चीज समझे, रीजन में क्या था, द कंसेक्यूटिव सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी अडॉप्टेड एंड बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शेयर। जो मैनेजमेंट और वर्कर है वो दोनों शेयर करके चलेंगे तब ना कॉपरेशन होगा। यानी 8 में क्या है कि सर जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल एज एन एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो है और ये वाला दोनों पॉइंट देखो, सबसे पहले बात को समझो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एन एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो एक्सटेंशन है। और द कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी अडॉप्टेड एंड बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल एक्सटेंशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलके क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। 9 में देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अडेप्ट करता है, फ्लेक्सिबल तो है, ट्रू है। These can be modified by the practicing manager depending upon the situation। और ये क्या करता है, according to the situation वो क्या करता है, मैनेजर जो है उसको मॉडिफाई करता है, यानी ये भी ट्रू है। यानी बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर।
10 में देखो क्या है, मेथड स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टू टेक स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। मेथड स्टडी क्या बोलता है कि कोई भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है, जो कि गलत है। मेथड स्टडी ये नहीं बोलता है, मेथड स्टडी बोलता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड टाइम नहीं बोलता है। और रीजन में क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक वेज एंड प्रोडक्टिविटी। ये तो सही है सर, जब पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला सही होगा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर पे क्या है देखो, एसेशन में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर में क्या बताया गया है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक जन के लिए और हर एक चीज के लिए एक प्लेस बना हुआ है, उसको उसी जगह में रखना चाहिए ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ट्रू है सर। रीजन क्या, इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर देन देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्क। अगर फिक्स प्लेस होगा कोई भी सामान के लिए तो हम वहां पे जाकर के उस सामान को ले सकते हैं और इससे वर्क में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सर इसमें भी बात किया गया ऑर्डर का और रीजन में भी बात किया गया है ऑर्डर का। ठीक है, 12 में आओ। असर्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक जगह एक ही प्लान काम करेगा, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। ठीक है, तो 12 का जो आंसर है वो क्या होगा बताओ। देखो ये तो सही है, ट्रू है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एक साथ काम करेगा और कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या कहता है देखो, इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। देखो यहाँ पे इट का मतलब क्या है सर, इट का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये चीज नहीं बोलता है कि हर एक वर्कर को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए, ये तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है जो कि रीजन में लिखा हुआ है ये यूनिटी ऑफ कमांड का स्टेटमेंट है, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 13 देख, 13 में क्या है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। टेलर के हिसाब से कि कोऑपरेशन होना चाहिए किसके किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर के बीच में, ये ट्रू है। रीजन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर गोल्स। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या बोलता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। एक में आप बात कर रहे हैं टेलर के बारे में, ठीक है, KFW टेलर वो बात बोलता है। और इसमें भी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी किसका प्रिंसिपल है, टेलर का ही प्रिंसिपल है, क्योंकि जो हेनरी फ्यूल है वो 14 प्रिंसिपल का बात किए तो उसमें कोऑपरेशन वाला बात नहीं था, यानी दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे 14 में देखो, 14 में क्या कहता है, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिलीजियस प्रोसीजर। जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉई है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर के बाद सिलेक्ट होता है। ठीक है, The principle of stability of personnel says that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency। देखो ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो है अंडर 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योर का, वो ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए कोई भी एम्प्लॉय का। इससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉय का जो एफिशिएंसी वो घटता है, वो 100% नहीं दे पाता है अपना। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सेज दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल के एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमको जो पर्सनल है उसका मिनिमाइज करना पड़ेगा टर्नओवर को, यानी ये भी ट्रू है। तो इसमें भी रीजन में भी बात किया गया पर्सनल का और असर्शन में भी बात किया गया पर्सनल का एम्प्लॉय का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 15 में देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शन। ठीक है, यानी मैनेजरियल एक्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिडिक्ट करता है उसका आउटकम, कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, यानी ट्रू है ये वाला। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर, यानी ये भी ट्रू है। ठीक है, और दोनों में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें भी करेक्ट आंसर होगा। डन है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे शेड्यूल वाइज आप लोगों के पास चैप्टर वाइज चैप्टर इंसर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन डेली अपलोड हो गए। तो वीडियो लाइक करते चलना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
Till then, bye bye. Wish you all the very best for your exam. Keep growing and keep learning.